सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। आज की इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन स्पेशली एचपीएससी के लिए है। एचपीएससी जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, जिनका एग्जाम जो है वो स्क्रीनिंग का होने वाला है 8 तारीख को। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने टेस्ट सीरीज में बनाए थे, वहां से मैंने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कुछ निकाले हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। अगर आप सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है, आप भी इस टेस्ट सीरीज में आप एनरोल करके इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। उन 10 टेस्ट की हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कैसी है। ठीक है, साहित्य स्टडी ऐप आपको डाउनलोड प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगी। ऐप का नाम है साहित्य स्टडी। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। उसमें टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में आपको जाना है। वहां से आपको 249 की एक सीरीज मिलेगी जिसमें आपको 10 टेस्ट होंगे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी जैसे कि फाइनल एग्जाम में होगा। तो आप वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रामेटिक टेक्निक इज सेंट्रल टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेटिंग फॉर गोडोट। बहुत फेमस वर्क है ये, बहुत फेमस, एब्सर्ड थिएटर में आता है ये। ठीक है, अब साथ साथ हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ी सी प्रिपरेशन जो है वो हो सकता है, क्या पता कई बार ना रेफरेंस से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस तरह के रेफरेंसेस आपको याद करने हैं वो। अब देखो, ये वेटिंग फॉर गोडोट है, किसने लिखा है? सैमुअल बेकेट ने। सैमुअल बेकेट ने इसको लिखा था 1953 में। ठीक है, इसको पहले कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? फ्रेंच में लिखा था। फिर 1955 में इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। बैकेट ने खुद ही ट्रांसलेट किया है इसको। तो इस तरह के पॉइंट्स आते हैं पेपर में, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें बताना है कि कौन सी टेक्निक जो है यूज की गई है। पेरिपेसिया नहीं है, एनाग्नोरिसिस, कैथारसिस, ये एरिस्टोटल ने ट्रेजिक एलिमेंट्स दिए थे। इनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। मैंने इसका भी एक क्वेश्चन डाला है, वहां पे मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा क्या होता है ये। एक ये सर्कुलर स्टाइसिस है। क्या होता है ये सर्कुलर स्टाइसिस? जब जहां से कहानी की शुरुआत होती है ना, बार बार वो रिपीट करके उनको वहीं पे लेके आ रहा है बार बार, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर स्टाइसिस। ये टेक्निक इसमें यूज हुई है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। फाउंडेशनल टेक्निक एज द प्ले डेलिबरेटली अवॉइड प्रोग्रेशन टुवर्ड्स रेजोल्यूशन एंडिंग एग्जैक्टली वेयर इट बिगिन। कहां पे खत्म हो जाती है? जहां से वो शुरुआत होती है उसकी। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। उसके बाद है, शेक्सपियर हैमलेट रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट इनोवेशन इन रिवेंज ट्रेजेडी। क्या ये शेक्सपियर का जो हैमलेट है ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है? बदला लेता है ना उसके। हैमलेट जो किंग है उसका मर्डर कर देता है उसका भाई क्लोडियस, फिर उसका जो बेटा है ये प्रिंस हैमलेट वो बदला लेता है, तो ये रिवेंज ट्रेजेडी में आता है। ठीक है, द प्ले फोकस ऑन द प्रोटैगनिस्ट साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी रादर देन मेरली एग्जीक्यूटिंग वेंजेंस। मेरली एग्जीक्यूटिंग वेंजेंस, सिर्फ बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था, या फिर उसके साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी पे भी फोकस किया गया है? बिल्कुल किया गया है। तो ये पहली भी सही है और दूसरी भी सही है, और ये ऊपर वाली को ये जो एसर्शन है, रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही है। ठीक है, उसके बाद है ये आ गया, देखो वो मैच द ड्रामेटिक टर्म विद देयर करेक्ट डेफिनेशंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बहुत ज्यादा अच्छे से आपको याद कर लेना है। हमर्सिया क्या है? शेक्सपियर के वर्क में आपको हमर्सिया मिल जाएगा। हमर्सिया क्या है? जैसे हैमलेट का हमर्सिया क्या था? उसका उसका जो ट्रेजिक फ्लो है, उसकी खुद की मतलब कुछ कोई ऐसी एबिलिटी होना जिसकी वजह से जो प्रोटैगनिस्ट है उसका डाउनफॉल होना, दैट इज कॉल्ड हमर्सिया। अब इसमें देखो, प्रोटैगनिस्ट ट्रेजिक फ्लो और एरर इन जजमेंट, ये हो गया हमर्सिया। अनैग्नोरिसिस क्या होता है? अनैग्नोरिसिस का मतलब होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन और डिस्कवरी, यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी भी हो सकती है। ठीक है, किसी के रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चलना, दैट इज अनैग्नोरिसिस। पेरिपेसिया,
पेरिपेसिया होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, वो गुड से बैड हो सकता है, बैड से गुड भी हो सकता है, ठीक है। लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल है पेरिपेसिया का किंग लियर। किंग लियर एक राजा था ना, राजा से कैसे रंक बन गया, भिखारी बन गया वो, क्योंकि उसकी जो दो बेटियां थी जिसको उसने सारी अपनी धन दौलत दे दी, उन दोनों ने ही उसको निकाल दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल है पेरिपेसिया का। कथारसिस होता है प्यूरिफिकेशन एक्सपीरियंस बाय द ऑडियंस, इमोशंस को प्यूरिफाई करना। कई बार क्या है, हम कोई ऐसी मतलब जैसे कि मूवी देखते हैं, ठीक है, और हम खुद को रिलेट करने लगते हैं उन चीज़ों से। हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस को प्यूरिफाई कर रहे हैं। वहाँ पे कोई सैड चीज़ आ गई लाइफ में हमारे, एज इट इज सेम चीज़ चल रही है, तो हम उसको रिलेट करके हम अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, दैट इज कथारसिस, ठीक है। तो ए का हो गया इसमें सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है पहले में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्लेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंपोजिशन। अब ये इन प्ले को ऑर्डर में सेट करना है। ये डॉक्टर फॉस्टस कब आया था, 1592 में। द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700, वेटिंग फॉर गोडोट 1953, लुक बैक इन एंगर 1956। पहले कौन सा आएगा, ये तो ओल्ड, क्या है ये, पहले से क्रोनोलॉजी में है ये, ए बी सी डी, ठीक है, ऑलरेडी क्रोनोलॉजी में है ये पहले से ही। उसके बाद है द डचेस ऑफ माल्फी, वेबस्टर कैरेक्टराइजेशन ऑफ बोसोला प्राइमरली फंक्शन टू। बोसोला का जो कैरेक्टर है ये, ठीक है, सारी की सारी जो स्टोरी है, मतलब एक ट्रेजिक एंड इसी की वजह से होता है, ठीक है। यही एज ए स्पाई का काम करता है, उसको डचेस के बारे में पता लगाता है कि वो एंटोनियो, वो मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई है, फिर उसको पता चलता है कि उसने सीक्रेटली उसे शादी कर ली है, तो वो उसके भाइयों को बता देता है। तो ये कैरेक्टर जो है वो एक मतलब करप्ट कैरेक्टर है, इलस्ट्रेट द करप्शन ऑफ इनहेरिटेड इन पॉलिटिकल सिस्टम। इसको एक बार रख लो। एम्बॉडी ऑफ द रेनेसा कॉन्सेप्ट ऑफ मेलनक्लिया, गलत है। डेमोन्स्ट्रेट द मोरल एम्बिग्यूटी ऑफ ह्यूमन नेचर, इसको भी रख लो एक बार। प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ तो गलत है। अब देखो, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है मोरल एम्बिग्यूटी, ह्यूमन नेचर की का जो मोरल कैरेक्टर है, ठीक है, एम्बिजियस कैरेक्टर है ये बोसोला। तो राइट आंसर इसमें हमारा थर्ड होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इन सोफोक्लिस ओडिपस रेक्स द ड्रामेटिक आयरनी reaches its highest intensity during। सोफोक्लेस ने लिखा है ओडिपस रेक्स, उसके अंदर ड्रामेटिक आयरनी जो है वो हाई, अपनी हाईएस्ट इंटेंसिटी पे कब पहुंचती है, जब ओडिपस कॉन्फ्रंटेशन विद टायरेसियस, टायरेसियस से कॉन्फ्रंट होता है उसका। द मैसेंजर रेवलेशन अबाउट पोलिबस डेथ, जब वो पोलिबस के डेथ के बारे में बताता है मैसेंजर। जोकोस्टा रियलाइजेशन ऑफ ओडिपस आइडेंटिटी, एडिपस की आइडेंटिटी जोकोस्टा को पता चलती है तब। या फिर सेफर्ड्स टेस्टिमोनी अबाउट द इन्फेंट ओडिपस, जो ये स्टार्टिंग में जब ये पैदा हुआ था एडिपस, तब ये भविष्यवाणी होती है कि ये एक दिन अपनी फादर को मार देगा, अपनी मदर के साथ शादी कर लेगा। तब वो उसको क्या करते हैं, उन सेफर्ड्स को दे देते हैं कि तुम इनको एक कहीं जंगलों में पहाड़ों में लेके जाओ और उसको वहां पे मार देना, लेकिन वो मारते नहीं है उसको, ठीक है। तो ये सेफर्ड्स की टेस्टिमोनी अबाउट द इन्फेंट ओडिपस, ये हाईएस्ट इंटेंसिटी है इसके अंदर ड्रामेटिक आयरनी, ऑप्शन डी के अंदर, ये इसमें आंसर सही होगा। उसके बाद है आई हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स, दिस फेमस क्लोजिंग लाइन बिलोंग्स टू विच ट्रेजिक कैरेक्टर। आई हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर, ये लाइन आती है ब्लैंचे डिवोइस ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर, इसमें से है, अमेरिकन लिटरेचर से है ये क्वेश्चन, ठीक है। ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर, इसके अंदर कैरेक्टर है ब्लैंचे डुबोइस, ठीक है, उसकी लाइन है ये, क्लोजिंग लाइन है ये इसकी। Which theoretical innovation differentiate Mahesh Dattani's final solution from traditional Sanskrit drama? फाइनल सॉल्यूशन लिखा है महेश दत्तानी ने, कौन सी थ्योरेटिकल इनोवेशन इसके अंदर यूज की गई है? कोरस तो वेस्टर्न ट्रेडिशन में आता है, ये तो नहीं है। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल भी नहीं है। साइमल्टेनियसली स्टेजिंग ऑफ मल्टीपल टाइम पीरियड, ये सही है इसके अंदर बिल्कुल। इंक्लूजन ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट,
हेनरिक इब्सन, ए डोल हाउस इज कंसिडर्ड ए लैंडमार्क ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा। सही बात है, हेनरी इब्सन को फादर कंसिडर किया जाता है रियलिज्म का। Ibsen broke theoretical convention by presenting complex social problems without offering simple resolution। सही बात है, बिल्कुल इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ये। तो पहला ही होना चाहिए ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। इन कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम विच एलिमेंट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम वेस्टर्न ड्रामेटिक ट्रेडिशन। अब देखो, जो इंडियन हमारे जो ये टेक्स्ट है और एक वेस्टर्न ड्रामेटिक ट्रेडिशन हो गई, ठीक है, जो वेस्टर्न वो फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब उसमें से बताना है कि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में कौन सा है इनमें से। कोरस यूज नहीं है उसके अंदर, गलत है। रसा का कॉन्सेप्ट है, इसको रख लेते हैं। रसा मतलब भाव, इमोशंस। यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, ये भी आपको एरिस्टोटल के और उनके जो शेक्सपियर उनके वर्क्स में मिलते हैं। तो ये भी वेस्टर्न ड्रामेटिक ट्रेडिशन का पार्ट हो गया, इसको भी कट कर दो। और नेचुरलिस्टिक डायलॉग, ये भी, इसको भी कट कर दो। तो हमारे कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में कॉन्सेप्ट ऑफ रसा है, ठीक है, इसको यूज किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। विच पोएटिक टेक्निक इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉन डन द फ्ली। जॉन डन के फ्ली में मोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज की गई है वो कौन सी है? मेटाफिजिकल कंसीट है ना, मेटाफिजिकल पोएट है ये, मेटाफिजिकल कंसीट यूज किया गया है, एक्सटेंडेड मेटाफिजिकल कंसीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे एग्जाम्प्लीफाई द रोमांटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। सही है। द पोएम प्रेजेंट नेचर्स प्राइमरली एज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजिकल स्टेट्स। ये भी बिल्कुल सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट ही इसके अंदर सही होगा। एक मिनट, इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। द पोएम प्रेजेंट नेचर प्राइमरली एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजिकल स्टेट। यहां पे किस चीज की बात हो रही है? ह्यूमन के साइकोलॉजिकल स्टेट की, और यहां पे रोमांटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, इसमें थोड़ी सी ध्यान से ऐसे पढ़ना है हमने, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट है दोनों। तो ये आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही होगा, ए नहीं होगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग पोएम्स विद द डोमिनेंट टेक्निकल फीचर। ओड टू नाइटिंगेल, ओड है ये, तो एक इसके अंदर दिया ही गया है, ये तो आसान सा है। ओड स्ट्रक्चर हो गया। द वेस्टलैंड ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, एपिक इन्वोकेशन नहीं है, फ्रेगमेंटेशन एंड इल्यूजन यूज किया गया है इसके अंदर, ये इसमें आ जाएगा। माय लास्ट डचेस, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक बच गया, फिर ये एपिक है ये, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है, इस तरह से इसको मैच करना है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग पोएटिक मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नियो क्लासिसिज्म, नियो क्लासिकल एज स्टार्ट होती है 1702 में, तो सेंचुरी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं इसको, 18th सेंचुरी में। मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, ये है 1600 मतलब 17th सेंचुरी के अंदर है ये। मॉडर्निज्म है हमारा 20th सेंचुरी, और प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड ये 1850 में है, तो ये 19th सेंचुरी में हो गया। तो सबसे पहले बी आ जाएगा, बी ए, देन डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है, तो पहला ही हमारा सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। Which poetic device demonstrated in these lines from the Tennyson? The lotus eaters. The folded leaf is wooden form out of the bud, with winds upon the branch, and there grow green and broad and takes no care. Sun steeped at noon, and in the moon nightly dew fed and turning yellow. Spring rhythm pathetic fallacy synthesia hyperbaton इसके अंदर यूज की गई है। पैथेटिक फैलेसी क्या होती है? जब नॉन ह्यूमन जो थिंग्स होती हैं उनको ह्यूमन एट्रीब्यूशन दिया जाता है, ठीक है। लाइक
स्माइलिंग फ्लावर्स हो गए, जैसे कि इसके अंदर यूज किया गया है फोल्डेड लीफ इज वुडन फॉर्म। ठीक है, तो ये पैथेटिक फैलेसी है। किसने कॉइन किया है पैथेटिक फैलेसी को? ये टर्म दी है जॉन रस्किन ने। जॉन रस्किन कॉइन द टर्म पैथेटिक फैलेसी। टेनिसन यूज पैथेटिक फैलेसी बाय एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन, देखो ऐसे ही एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन इमोशंस एंड बिहेवियर टू नेचर। जो नेचर का पार्ट है ना उसको जैसे कि इस तरह से ट्रीट करना, उनको ह्यूमन इमोशंस एट्रीब्यूट करना, दैट इज कॉल्ड पैथेटिक फैलेसी। फिलिप सिडनी सोनेट एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इंट्रोड्यूस ए डिस्टिंक्टली इंग्लिश अप्रोच टू द सोनेट फॉर्म। सही बात है, फिलिप सिडनी ने एस्ट्रोफिल एंड स्टेला में इंट्रोड्यूस किया डिस्टिंक्टली इंग्लिश अप्रोच टू द सोनेट फॉर्म। सोनेट की जो फॉर्म है ना वो अलग तरीके से यूज किया उन्होंने। सिडनी फॉलोड द एग्जैक्ट राइम स्कीम ऑफ द पेटार्कन सोनेट्स व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग ड्रामेटिक एलिमेंट। क्या सिडनी ने पेटार्कन जो स्टाइल है वो यूज किया है? ये वाला 8+6 लाइन वाला ऑक्टेव और सस्टेट, ये तो नहीं किया ना, उसने अलग ही राइम स्कीम दी है। तो इसमें ये तो दोनों अलग अलग हो गए। ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, ये होना चाहिए। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, यही है। ए इसके अंदर सही है और आर जो है वो गलत है। ठीक है, रीजन गलत है क्योंकि सिडनी ने फॉलो नहीं किया, उन्होंने जो राइम स्कीम है ना उनकी अलग ही यूज की है फिलिप सिडनी ने। In Nism-Ezekiel, the Patriot, what linguistic device does the poet employ for satirical effect? कौन सी लिंग्विस्टिक डिवाइस यूज की है द पेट्रोइट के अंदर? कोड स्विचिंग इंडियन इंग्लिश वर्नाकुलर। इसके अंदर है ना ये जो निजिम एजिकल है, जो पोइट है, इन्होंने अपनी और भी दूसरी पोएम लिखी है जिनके अंदर है ना जो इंडियन है इंग्लिश बोलते हैं उनको ह्यूमिलेट किया है, जैसे कि गुड बाय मिस पुष्पा टीएस में भी ऐसे किया है इन्होंने। तो इंडियन इंग्लिश वर्नाकुलर इज राइट आंसर। Which poetic form is employed by W. Yeats in the Second Coming? The Second Coming में कौन सी poetic form यूज की गई है? सोनेट नहीं है, फ्री वर्स ये वाली है, ऑप्शन सी। The speaker in Robert Browning My Last Duchess reveal his character primarily through। जो स्पीकर है, कौन है स्पीकर उसके अंदर? जो वो जो ड्यूक है ना वो बता रहा है फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिमसेल्फ। क्या वो खुद का फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा है? नहीं। ही हिज रिलेशन विद अदर कैरेक्टर इन द पोएम, दूसरे कैरेक्टर के साथ रिलेशन क्या था ये भी नहीं है। हिज अनकॉन्शियस वर्बल रेवलेशन, अनकॉन्शियस वर्बल मतलब अनकॉन्शियसली वो सब कुछ अपने डचेस के बारे में बताया जा रहा है उसको, ये रख लेते हैं एक बार। डायरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हिज बिलीफ नहीं, तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा। ड्यूक रिवील्स हिज कंट्रोलिंग जेलिस कैरेक्टर अनकॉन्शियसली थ्रू हिज स्पीच अबाउट हिज डिकेज्ड वाइफ, डेमोन्स्ट्रेटिंग ड्रामेटिक आयरन इन ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग। उसके बाद फिक्शन के क्वेश्चन आ गई है। विच नैरेटिव टेक्निक डिस्टिंग्विश वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस फ्रॉम कन्वेंशनल नोवेल? विच नैरेटिव टेक्निक वर्जीनिया वुल्फ ने यूज किया टू द लाइट हाउस में? एपिस्टली फॉर्म, लेटर की फॉर्म में नहीं है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, पिकारस नहीं है, फ्रेम नैरेटिव नहीं है। देखो एपिस्टली तो होता है लेटर की फॉर्म में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जब हमारी जो इनर थॉट है मतलब कैरेक्टर की थॉट जो स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है, पीछे चला जाता है, प्रेजेंट में आ जाता है। ठीक है, पिकारस नोवेल होता है विदाउट कोई एम, जब मेन प्रोटोगनिस्ट है उसका स्टार्टिंग में कोई एम नहीं होता, वो अलग अलग जगह पे भटकता है। ठीक है, खुद को रिफॉर्म करता है और लास्ट में एज ए हीरो उसको कंसीडर किया जाता है, दैट इज पिकारस नोवेल। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडियन लिटरेचर में जो है वो द गाइड है। फ्रेम नैरेटिव, फ्रेम नैरेटिव होता है स्टोरी विद इन स्टोरी, जब एक स्टोरी के अंदर और दूसरी स्टोरी होती है, दैट इज इसका एग्जांपल है द कैंटरबरी टेल्स। जेम्स जॉयस पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन एग्जाम्पलीफाई द बिल्डिंग्स रोमन ट्रेडिशन। ठीक है, बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है? कमिंग ऑफ एज नोवेल। कमिंग ऑफ एज का मतलब होता है जब जो प्रोटोगनिस्ट है उसके चाइल्डहुड से लेके उसके अडल्टहुड की जो स्टोरी है, ठीक है, वो पूरी बताई जाती है, उसको बिल्डिंग्स रोमन बोलते हैं। और ये पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन जेम्स जॉयस का बिल्डिंग्स रोमन है। ठीक है, द नोवेल employs a third person limited narrative that progressively matures stylistically to mirror Stephen's development। अब ये क्या है थर्ड पर्सन लिमिटेड? क्या होता है? कोई स्टोरी का नरेट करता है थर्ड पर्सन,
लेकिन जो वो सिंगल कैरेक्टर के बारे में ही उसको नॉलेज होती है, जो दूसरे कैरेक्टर हैं उनके बारे में उसको नहीं पता होता। ठीक है, तो ये भी थर्ड पर्सन लिमिटेड नैरेटिव ऊपर वाले से मैच तो नहीं कर रहा है। डेडलेस डेवलपमेंट दिस प्रोज एंड इवोल्व कॉम्प्लेक्सिटी एंड सोफिस्टिकेशन टू द मैच हिज ग्रोथ। ठीक है, तो ए ही आएगा इसका। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। The novel employs a third-person limited narrative that progressively matures stylistically to mirror Stephen's development। ठीक है, ये भी स्टीफन के डेवलपमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे बिल्डिंग्स रोमन बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब उसके ग्रोथ की बात, उसकी मैच्योरिटी की बात होना, तो ये रिलेट कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। चलो उसके बाद है, ये देखो थर्ड पर्सन लिमिटेड दोबारा आ गया, यही थर्ड पर्सन लिमिटेड फ्रेम नैरेटिव विद मल्टीपल नैरेटर। फ्रेम नैरेटिव एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी या फिर दूसरा जो कैरेक्टर है, और यहाँ पे मल्टीपल नैरेटर होना, मतलब एक से ज्यादा नैरेटर होना। थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट, एक ऐसा नैरेटर जो कि मतलब स्टोरी के अंदर कैरेक्टर नहीं होता, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट। साइकोलॉजिकल रियलिज्म विद लिमिटेड, साइकोलॉजिकल रियलिज्म का एग्जांपल बताओ इसमें से कौन सा है। फ्रेम नैरेटिव विद मल्टीपल नैरेटर तो हो गए, इसके अंदर लॉकवुड और एक वो नेली जो है, वो दोनों स्टोरी को नरेट करती है, इसमें दोनों स्टोरी को नरेट करें ना, तो ए का ऑप्शन बी, ए का सेकंड आ जाएगा। ए का सेकंड देखो कौन कौन से ऑप्शन में दिया गया है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। अब दूसरा और चेक करना पड़ेगा एक बार। साइकोलॉजिकल रियलिज्म, बी का फर्स्ट थर्ड पर्सन लिमिटेड तो इसके अंदर है, तो ऑप्शन इसके अंदर ए सही हो जाएगा। ठीक है, वदरिंग हाइट फ्रेम नैरेटिव है क्योंकि उसके अंदर लॉकवुड और नेली देखो दोनों नरेट कर रही हैं। सन्स एंड लवर एम्प्लॉयड थर्ड पर्सन लिमिटेड, द मील ऑन द फ्लोस यूज ओमनिसेंट नरेशन। ठीक है, उसको मतलब नरेट वो कर रहा है जो कैरेक्टर उसके अंदर होता नहीं है। और द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी फीचर साइकोलॉजिकल रियलिज्म, वैसे तो इसका हम इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं ना, हेनरी जेम्स जो है इन्होंने साइकोलॉजिकल फिक्शन लिखे हैं कई, तो उससे भी एसोसिएट कर सकते थे इसको। अरेंज द फॉलोइंग नॉवल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग अब इनको क्रोनोलॉजी में रखना है। प्राइड एंड प्रेजुडिस कब है, 1813 में। मिडनाइट चिल्ड्रन टू द लाइट हाउस 1927 में। हार्ड टाइम्स है 1854 में। ये कब है, मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, 1981, एक मिनट चेक करने दो। हाँ ठीक है, 1981 में है ये, 1813 में, ये 54 में है, 1927 में है। अब इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा ए, देन उसके बाद डी। ए और डी देखो कहां पे है, ए और डी ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल एम्प्लॉय मैजिकल रियलिज्म एज प्राइमरी नैरेटिव मोड, किसके अंदर है ये मैजिकल रियलिज्म, मतलब रियलिटी और जो आर्टिफिशियलिटी है, ठीक है, उसको मिक्स करना। अनटचेबल, मुल्क राज आनंद का अनटचेबल, ये तो उसके बारे में है, अनटचेबिलिटी पे। सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन इसके अंदर है। द गाइड ये पिकारेस नोवेल है, ये गलत है। चिन्हुआ एचपी थिंग्स फॉल अपार्ट ये प्री कॉलोनियल टाइम और ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम में इसकी सेटिंग रखी गई है, तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा। In Nathaniel Hawthorne, the Scarlet Letter, which symbolic element is most central to the novel's thematic development? Nathaniel Hawthorne का Scarlet Letter है, उसमें जो वो लेडी है ना, उसको एक लेटर ए करके उसमें पहनाया जाता है, जो अडल्ट्री को सिंबलाइज करता है इसमें ये। ठीक है, ये ऑप्शन सही है इसमें। इन ओ हेनरीज द गिफ्ट ऑफ मागी द फाइनल आयरनी सेंटर्स ऑन, इसके अंदर दो कैरेक्टर हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के लिए क्रिसमस पे गिफ्ट खरीदते हैं। उस लड़की के बहुत सुंदर बाल होते हैं और उस लड़के के पास एक गोल्डन चेन होती है जो वो हमेशा जेब में रखता है, तो वो अपने जो बाल है वो बेच देती है उसकी गोल्डन जो घड़ी है उसके लिए चेन खरीदने के लिए। ठीक है,
और वो उसके लिए वो घड़ी बेच देता है वो कंघे खरीदने के लिए। तो जब ना ही उसके पास बाल रहे थे तो कंघे किस काम के, ठीक है, और वो चेन किस काम की जब उसके पास घड़ी ही नहीं थी। तो यहाँ पे क्या है, यूज लेसनेस ऑफ दियर सैक्रिफिशियल गिफ्ट, उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिए थे अपने गिफ्ट, ठीक है, एक दूसरे के लिए। तो लेकिन वो चीजें फिर यूजलेस थी उनके लिए, तो बी ऑप्शन इसके अंदर सही है। Which narrative technique is employed in George Eliot The Mill on the Floss most distinctly? Gothic element नहीं है, epistolary नहीं है, psychological realism ये है, satirical commentary नहीं है, तो ऑप्शन इसके अंदर सी आएगा। Which rhetorical device is most characteristic of Francis Bacon essay? ये है aphoristic style। जो फ्रांसिस बैकन के जो एसे है ना वो अफोरिस्टिक स्टाइल में लिखे गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा इडियम और फ्रेजेस का यूज करना, दैट इज कॉल्ड अफोरिस्टिक स्टाइल। मैरी वुलस्टनक्राफ्ट ए वेंडिकेशन टू द राइट्स ऑफ वुमेन रिप्रेजेंट ए फाउंडेशनल फेमिनिस्ट टेक्स्ट, बिल्कुल सही है, 1792 में आया था ये, इन्होंने लिखा था वुमेन के, इनकी बात की थी राइट्स की। वुलस्टनक्राफ्ट आर्ग्यू दैट वुमेन अपीयर इंटेलेक्चुअली इंफीरियर बिकॉज दे लैक एजुकेशन, सही बोला ना कि उसने इसी में बोला था कि उनको इंफीरियर समझा जाता है क्योंकि उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती है, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, नॉट बिकॉज ऑफ इनहेरिट बायोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। तो इसका एक मिनट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो दोनों सही है ये। अरेंज द फॉलोइंग नॉन फिक्शनल वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब इन दोनों को क्रोनोलॉजी में सेट करना है। देखो पहला द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ऑफ स्टडीड तो क्या है, ऑफ स्टडीज 1625 में इनके एसे जो हैं वो पब्लिश होते हैं, ठीक है। और अमेरिकन स्कॉलर ये 1837 में है, अमेरिकन स्कॉलर। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है 1927 में। और उसके बाद है आर डब्ल्यू एमरसन का अमेरिकन स्कॉलर, इसका ध्यान नहीं, एक मिनट, अमेरिकन स्कॉलर जो है वो है 1837 में। अच्छा ये रह गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1994, 1994 पहले ये आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देन डी, बी और डी जो है वो पहले में दिया गया है। Which philosophical position does R राधाकृष्णन most directly challenge the Hindu view of life? इसमें वेस्टर्न मटेरियलिज्म को चैलेंज किया है, ठीक है, राधाकृष्णन ने इसके अंदर हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में वेस्टर्न जो मटेरियलिज्म है उसको डायरेक्ट चैलेंज किया है। Which aspects of autobiography is most distinctly in M.K. Gandhi My Experiment with Truth? महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है ये, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसके अंदर क्या है, सेल्फ एग्जामिन किया गया है, स्पिरिचुअल सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना। ऑप्शन बी सही आंसर है इसमें। विच फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस आर डब्ल्यू एमर्सन सेल्फ रिलायंस? ट्रांसेंडेंटलिस्ट फिलोसफी, जर्मन आइडियलिज्म से इंस्पायर्ड है। ऑप्शन फर्स्ट इसके अंदर सही आंसर है। Which of the following pair correctly match the poem with its dominant metrical form? स्पेंसर का तो फेरी क्वीन है हीरोइक कपलेट में लिखा गया, नहीं, ये लिखा गया है स्पेंसरियन स्टैंजा के अंदर। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में है, ये ठीक है। पोप का द रेप ऑफ द लॉक स्पेंसरियन स्टैंजा, नहीं ये गलत है, ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, ये भी गलत हो गया। सैली का ओड टू द वेस्ट विंड ये टर्जा राइमा में है, ये भी सही है। तो इसमें क्या करना था, एक पेयर ढूंढना है जो सही है, लेकिन इसके अंदर तो दो पेयर सही है, ये वाला बी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्स एप्रोप्रिएटली फॉर इंग्लिश एपिक पोएट्री। अच्छा एक ही आंसर है, नहीं इसके दोनों आंसर सही है, इसको सही कर लेना। बी भी सही है और डी भी सही है, दोनों आंसर सही है इसके।
In which literary movement would John Dryden, Absalom and Achitophel be most accurately classified? Absalom Achitophel 1681 की एक पोएम है, ठीक है, जॉन ड्राइडन ने जिसको लिखा है रेस्टोरेशन पीरियड में, तो ये एक रेस्टोरेशन एज के अंदर स्टायर लिखा गया है। In which of these works does the central character experience a significant moral spiritual transformation? मोरल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर है? स्कारलेट लेटर इसके अंदर ही है, नेथेनियल हॉथरन का, इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। हेस्टर प्रिन का मोरल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम आउटकास्ट टू रिस्पेक्टेड कम्युनिटी मेंबर थ्रू सफरिंग, ये चीजें सहन करनी पड़ती है इसको, रिफ्लेक्शन एंड सर्विस। बस, ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए, ये 40 के आसपास क्वेश्चन थे इसके अंदर, तो इतने हमने कवर कर लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ पहली जो 4 यूनिट्स है उसी के अंदर से थे, पहली 4 यूनिट। अब हम 5वीं यूनिट पे भी क्वेश्चन करेंगे, 6th पे भी, 7th 8th 9th 10th, इन सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस जो हैं अब एग्जाम तक मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और प्रैक्टिस अपनी करते रहें, ठीक है, टेस्ट लगाते रहें, बस अपनी तैयारी करते रहें, एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।